बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको मालूम है, यूनिट 1.3 ये जो पंक्चुएशन की एक्सरसाइज थी वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में की थी। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास यूनिट 1.4 और राइटिंग इसमें डिस्क्रिप्टिव ऐसे आप लोगों को लिखना सिखाया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव ऐसे कौन सा ऐसे होता है जिसमें हम किसी पर्सनैलिटी को, किसी चीज़ को, भले से वो चीज़ कोई जगह हो, कोई खाने पीने की चीज़ है या कोई घूमने फिरने की जगह है, कोई शहर है, उसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी डिटेल्स बता रहे हैं, या कोई पर्सनैलिटी है, वो कोई फेवरेट पर्सनैलिटी है हमारी, या कोई कौमी हीरो है, या फिर हमारा कोई फेवरेट टीचर है, या हमारे कोई पेरेंट्स, हमारे अंकल, कोई भी है, उसको जब डिस्क्राइब करते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहलाते हैं। और डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखने के लिए कुछ छोटे से जो पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं। अगर आप किसी इंसान के बारे में लिख रहे हैं, इंसान के बारे में लिखें या किसी ऑब्जेक्ट के या किसी प्लेस के बारे में लिखें, सबसे पहले जो हमें लिखना होता है वो एक जर्नल करेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं। कि अगर हम टीचर की बात कर रहे हैं तो हम ये बताएंगे कि टीचर क्या होता है, टीचर कैसा होता है, टीचर में क्या कुछ क्वालिटीज़ होती हैं या होनी चाहिए। शुरू का पहला पैराग्राफ मोस्टली आपने यही डिस्क्राइब करना होता है। लाइक अगर आप माँ की बात कर रहे हैं, माय मदर पे लिख रहे हैं, तो माँ कैसी होती है, क्या होती है, आपने पहले पैराग्राफ में यही बताना होता है। उसके बाद सेकंड में आपने फिर उस पर्सन की डिटेल्स लिखनी है, उस पर्टिकुलर टीचर की, या अगर आपकी वालदा हैं उनकी बात कर रहे हैं, या उस प्लेस की बात कर रहे हैं, तो वो डिटेल्स आप सेकंड पैराग्राफ में लिखेंगे। और लास्ट पैराग्राफ में भी उन्हीं की फिर उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो फर्दर आप लिखेंगे। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या बताया गया है। पर्सनस के लिए जर्नल डिस्क्रिप्शन मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। सबसे पहले हम जर्नल लिखेंगे, फिर उससे हम स्पेसिफिक उस पर्सन की तरफ जाएंगे। डिटेल फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फेस, बिल्ड, क्लॉथ्स, एक्सप्रेशन एट्सेट्रा। फिर हम उस शख्सियत की फ़िज़िकल डिस्क्रिप्शन, उनका फेस, उनकी बिल्ड, उनका जो है वो उनके कपड़े वगैरह, उनके एक्सप्रेशन वगैरह के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम उनकी शख्सियत की जो खसूसियात हैं, उनकी आदत हैं, उनका रवैया है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट या फिर प्लेस के बारे में लिखना चाहते हैं तो उसमें भी सबसे पहले हमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्लेस, मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जर्नल हम बात करेंगे, उसके बाद हम पर्टिकुलर उस जगह के बारे में आएंगे। फिर फाइनल डिटेल्स ऑफ साइज, कलर, शेप, टेक्सचर, स्ट्रक्चर कि ये कितना बड़ा है, कैसा है। उसके बाद एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उस चीज़ की क्या क्या खसूसियात हैं, या अगर कोई जगह है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे हमें जो है कुछ टॉपिक्स तो दिए गए हैं, वो भी हम करेंगे बाद में, लेकिन पहले यहाँ पे जो हमें दिया गया है एक ऐसे जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। और वो एग्जाम्पल में जो ऐसे उन्होंने दिया है वो डेजर्ट्स के बारे में है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे डेजर्ट्स के बारे में है। अच्छा जनाब, एक बार फिर मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसमें से कुछ भी आपने निगलेक्ट नहीं करना है। जहाँ भी किसी भी हवाले से कोई नॉलेज इस बुक में दी गई है उस सब कुछ को इंक्लूड किया गया है पेपर में। इवन ये कि जो ये एग्जाम्पल के तौर पे जो इन्होंने ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें से भी एक एमसीक्यूज़ में से एक जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो जहाँ भी इसमें जो भी एक्टिविटीज़ हैं ऐसी जिसमें कोई नॉलेज आपको दी जा रही है, भले से समरी राइटिंग आपको बताई गई है, भले से आपको पैराफ्रेजिंग बताई गई है, भले से आपको जो है वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स अगर बताई गई हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि जनाब इसके बीच में कॉमा आना है, या इसमें जो है वो इफ़ वाला जो क्लॉज होगा उसमें वर्ब की जो है वो सेकेंड फॉर्म यूज़ हो रही होगी। ये तमाम डिटेल्स जितनी भी नॉलेज दी गई है वो सब की सब इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ कहीं ना कहीं इन्होंने पेपर में एमसीक्यूज़ में दी हुई है। चलिए जनाब, हम पहले ये एक ऐसे पढ़ के देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आप लोगों को ऐसे लिखवाऊंगी जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं। डेजर्ट्स के बारे में है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन व्हाट डेजर्ट लुक्स लाइक विदाउट हैविंग सीन वन।
ये इमेजिन करना, ये तसव्वुर करना कि एक सहरा कैसा नज़र आता है, ये ज़रा मुश्किल है बग़ैर देखे। यानी अगर आपने सहरा देखा नहीं है तो ये थोड़ा मुश्किल काम है उसके बारे में उसको अपने तसव्वुर में लाना। A desert is a vast plain of sands and stones having some mountains and hills of various sizes and heights. एक सहरा एक वसी मैदान होता है जहाँ पे मट्टी होती है, पत्थर होते हैं और कुछ पहाड़ और छोटी पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं जिनकी मुख्तलिफ हाइट या साइज़ हो सकती है। यानी कुछ स्पेसिफिक नहीं कि बहुत छोटे होंगे या जनाब बहुत बड़े होंगे, छोटे बड़े किसी भी साइज़ के हो सकते हैं। They are usually without roads or shelters और नॉर्मली यहाँ पे रोड्स और शेल्टर कोई साइबान नहीं होता। Sometimes deserts have springs of water which create green grassy spots with a few trees. कभी कभी डेजर्ट्स या सहरा में कुछ चश्मे भी होते हैं पानी के जिनकी वजह से उनके आसपास ग्रीनरी हो जाती है और वो कुछ मकामात या खित्ते या स्पॉट्स बन जाते हैं ग्रीनरी के, जहाँ पे ज़ाहिर है कि पानी होगा तो फिर ग्रीनरी भी होगी और दरख्त भी होंगे। One of the most remarkable deserts of the world is the Sahara Desert. जी जनाब, तो ये जो है सहारा डेजर्ट ये एमसीक्यूज़ में था। तो दुनिया के मशहूर सहराओं में से एक जो है वो सहरा है सहारा डेजर्ट के नाम से। Springs of water are usually few and far apart in deserts. अब वही जनरल डिस्क्रिप्शन चल रही है कि डेजर्ट में जो है वो नॉर्मली पानी के चश्मे जो है वो बहुत थोड़े और बहुत दूर दूर कहीं होते हैं। Where such springs are there, an oasis is formed. और जहाँ ऐसे चश्मे होते हैं वहाँ पे एक ओएसिस बन जाता है जिसे हम कहते हैं नखलिस्तान। यानी सहरा के बीच में जो ग्रीनरी का एक छोटा सा पैच होता है जहाँ पे पानी और ग्रीनरी होती है उसको नखलिस्तान या ओएसिस कहा जाता है। An oasis is an area in the desert where there is water and where plants grow. It is a place where tired travelers and their animals quench their thirst and find a shady place to rest. और oasis वो जगह होती है जहाँ पे थके हारे मुसाफिर और उनके जानवर जो है वो अपनी प्यास बुझाते हैं और साए में थोड़ा सा आराम करते हैं। Were it not for these small springs and shady places, no human being could cross the vast stretch of burning sand. और अगर ये छोटे छोटे स्प्रिंग्स और ये छोटी छोटी सायेदार जगह ना होती तो कोई इंसान इन वसी जलते हुए सहराओं को पार नहीं कर सकता था। तो जो लोग सहराओं में सफ़र करते हैं तो वो इसी बदौलत कर पाते हैं क्योंकि बीच में कहीं कहीं जो है वो ओएसिस उन्हें मिल जाते हैं। To be thirsty in a desert without water, exposed to the burning sun without shelter, is one of the greatest sufferings that a human being can be exposed to. एक सहरा में प्यासा होना, बग़ैर पानी के होना और जलते हुए सूरज का सामना करना बग़ैर किसी साए के, ये एक शदीद तरीन तकलीफ़ है जिससे इंसान गुज़र सकता है। One of the most remarkable deserts in the world is the Sahara Desert. दुनिया के मशहूर तरीन या काबिल ज़िक्र सहराओं में से एक सहराए सहारा भी है। This desert is vast plain but is slightly above the sea level. ये एक वसी मैदान है और ये समंदर से बहुत थोड़ी सी बुलंदी पे है। इसका मतलब ये नहीं कि ये समंदर के किनारे है, ज़ाहिर है कि ख़िता जो भी कहीं किसी चीज़ की हाइट मेजर की जाती है तो सी लेवल को ही स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर यानी पहाड़ों का भी अगर आप किसी K2 की अगर आप हाइट की भी बात करें तो उसके आसपास से क्या उसके बहुत दूर दूर तक कोई समंदर नहीं है, लेकिन अगर उसकी भी हाइट की बात की जाती है तो वो हमेशा जो है वो सी लेवल ही से उसको जो है वो एक स्टैंडर्ड है जिससे बात की जाती है कि सतह समंदर से इतनी बुलंदी पे कोई जगह है। अच्छा जनाब, it is covered with sand and gravel with a mixture of seashells and looks like the basin of an evaporated sea.
ये जो है सैंड यानी कि रेत और बारीक जो है वो ग्रेवल छोटे छोटे पत्थरों पे के मिक्सचर पे मुश्तमिल है, और साथ में यहाँ पे सी शेल्स भी हैं, और एक ऐसा ये लगता है ऐसा जैसे कोई बहुत बड़ा समंदर जो है वो एवापरेट हो गया हो। Amid the desert, there are springs of water and oases, और इस सहरा के बीच में कहीं कहीं चश्मे भी हैं और नखलस्तान भी हैं। There are 32 of these that contain fountains and date palms. 20 of them are inhabited. They serve as stopping places for the caravans. अच्छा जनाब, तो सहारा डेजर्ट की बात हो रही है। जैसे कि मैंने बताया था कि उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिटेल देनी होती है। तो सहारा डेजर्ट में तकरीबन 32 जो है वो ओएसिस हैं जहाँ पे ये फाउंटेन्स या चश्मे फूटते हैं, और वहाँ पे जो है वो डेट पाम ट्रीज़ होते हैं, और उनमें से उन 32 में से 20 ऐसे भी हैं जहाँ पे आबादी भी है, लोग रहते भी हैं। They serve as stopping places for the caravans, और ये काफ़िलों के लिए आराम की, थोड़ा रुकने की जगह के तौर पे काम करते हैं। इसके बाद to conclude, a desert has vast areas of just sand with no trees or forest. The only places where a few trees and some grass can be found are the oases, where the tired and thirsty travelers can rest. अच्छा जनाब, नतीजतन या आखिर में हम ये कह सकते हैं कि सहरा एक ऐसा एक वसी मैदान होता है रेत का, जहाँ पे कोई दरख्त और कोई जंगलात नहीं होते। अलबत्ता वहाँ पे कुछ जगह होती हैं जहाँ पे थोड़े बहुत दरख्त या फिर घास पाई जा सकती है, जिन्हें नखलिस्तान कहा जाता है, जहाँ पे थके हारे मुसाफिर अपनी प्यास बुझाते हैं और आराम करते हैं। Traveling in the desert used to be and sometimes still is very risky, and lack of water can lead to suffering and death. और सहराओं में सफ़र करना पहले भी होता था और कभी कभी आज भी ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि पानी की कमी जो है वो तकलीफ़ का, इवन ये कि मौत का बायस भी बन सकती है। However, modern technology including satellite phones and advanced modes of transport have greatly reduced the risk of suffering. बहरहाल अब जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी की मदद से और सैटेलाइट फ़ोन्स और जो मज़ीद जदीद सहूलियात हैं सफ़र की, उसकी वजह से अब ये तकलीफ़ें और ये ख़तरात बहुत कम हो चुके हैं। तो जनाब, ये था हमारा छोटा सा ऐसे, और ऐसे जो आप लोगों को लिखना होता है बोर्ड के पेपर में, वो आपको हार्डली 150 वर्ड्स का ही लिखना होता है, 120 to 150 वर्ड्स, जिसमें हमारा ये कि आर्टिकल्स वगैरह ऐड नहीं होते और छोटे छोटे प्रपोजिशन ऐड नहीं होते। इसके अलावा जो है वो बाकी आपने 120 to 150 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है। ये भी आपने देख लिया होगा कि बहुत ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा ऐसे नहीं है, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह से आपने लिखना है ऐसे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक्स हमें ऐसे के दिए गए हैं, उनमें से हमें क्या क्या दिया गया है, माय विलेज, टाउन या फिर सिटी, हिस्टोरिकल प्लेस, अ सैनिक प्लेस और स्कूल प्लेग्राउंड, ये 4 टॉपिक एक्सरसाइज में हमें दिए गए हैं। इंशाल्लाह इनकी एसेस के साथ हाजिर होंगी। टिल दैन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।